नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी के पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले शिफ्ट का पहले फेज का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है 18 शिफ्ट में, उसकी भी पेड और फ्री पीडीएफ दोनों आपके लिए अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उसे भी अगर आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए तो अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 2022 में परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया। तो आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जा चुका है। कई सारे सुपर कंप्यूटर इस साल हमारे देश में स्थापित हुए हैं, जैसे कि परम गंगा आईआईटी रुड़की में, परम संगणक आईआईटी कानपुर में, परम शक्ति की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर में, परम सिद्धि आपका सीडेक में स्थापित हुआ है और परम प्रवेग उस दिन पूछा गया था जो कि आपके आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया शायद कि अगस्त 2022 में राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के साथ साथ हमारे देश में अभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है और जगदीप धनखड़ साहब जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, वो हमारे भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी कि राज्यसभा के नए सभापति के पद पर चुने गए हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने वी नायडू जी का स्थान लिया है। राज्यसभा में जो हमारे सभापति और उपसभापति होते हैं उनके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 89 में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा 20 मेडल यहाँ पर जैन विश्वविद्यालय ने जीता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दूसरा संस्करण था इसका आयोजन भी जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में ही किया गया था। तो इसमें जैन यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा 20 मेडल जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो कि हमारे 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में आपको टोटल 22 भाषाएं देखने को मिलेंगी और ऑप्शन में एक हमारा अवधी भाषा दिया गया था जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में आपकी राजस्थानी और अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। तो ये सारी वह भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहू नाम का जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू आपके असम का सबसे ज़्यादा फेमस त्यौहार है और आपको ये पता होना चाहिए कि बिहू त्यौहार भी आपके 3 प्रकार का होता है जो कि 3 अलग अलग समय में आपके असम राज्य में मनाया जाता है। असम के कुछ अन्य त्योहारों की बात करें तो मेदम, मेफी, बिहू हो गया, अम्बुबाची का मेला है, अली ए लिगोंग है, बैसाखू है, ये सारे असम राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो 2 नदियां मान लीजिए ऐसे आकर के मिलती हैं तो इनके बीच का ये जो रीजन होता है इसी को हम लोग दोआब कहते हैं। और बारी दोआब की अगर हम लोग बात करते हैं तो रावी और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग बारी दोआब के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है इसे सिंपली हम लोग दोआब कहते हैं। बिस्त दोआब की बात करें तो ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच का ये क्षेत्र है। जेच दोआब की बात करें तो झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम लोग जेच दोआब के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं ग्रुप डी वाले। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी। तो ये जो व्यवस्था है वो आपकी शुरू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपका 3 टीयर सिस्टम है, यानी कि त्रिस्तरीय है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके जरिए हमारे संविधान में भाग 9 को, अनुसूची 11 को और 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ को भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से
हमारा डैम का कार्य कौन सा है, यानी कि डैम का निर्माण किस पर्पज़ से किया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग डैम की बात करते हैं तो एक तो आपका पीने का पानी हो गया, औद्योगिक उपयोग हो गए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सिंचाई की, बाढ़ नियंत्रण की, जल विद्युत उत्पादन की, अंतर्देशीय परिवहन की, या फिर कई बार आपने मनोरंजन के लिए भी इसका यूज होते हुए देखा होगा। तो ये सारे हमारे बांध के मुख्य रूप से कार्य होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2017 में किस मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारे निजता का अधिकार है, यानी कि ये आपका राइट टू प्राइवेसी है। 24 अगस्त 2017 को हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये निर्णय दिया था कि आपका जो निजता है, यानी कि आपकी जो प्राइवेसी है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका एक मौलिक अधिकार है और किसी भी स्थिति में सरकार इसका हनन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए अधिकतम आयु कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए जो आयु है अधिकतम वो 55 वर्ष है। 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 330 रुपये की वार्षिक प्रीमियम के साथ 18 से 55 आयु के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी का भी आकस्मिक निधन होता है तो उस स्थिति में नामित व्यक्ति को 2 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। एक प्रश्न आपके मुस्लिम धर्म में कोई नमाज से रिलेटेड था, एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम धर्म के अनुसार दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ा जाना जरूरी होता है और सामान्य तौर पर लोग जुमा यानी कि शुक्रवार के दिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया बायोलॉजी से कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग का हिस्सा नहीं है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और उसमें एक दिया गया था यूरेथ्रा। देखिए, महिला जनन अंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको यूटेरस मिलेगा, ओवरीज हो गई, फैलोपियन ट्यूब्स है, सर्विक्स है और फिर आपका है वजाइना। इसी प्रकार से पुरुष जनन अंग की अगर हम बात करें तो पेनिस हो गया, स्क्रोटम है, टेस्टिकल्स है। इंटरनल ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो वास डिफरेंस, प्रोस्टेट है, यूरेथ्रा है। ये सारे हमारे पुरुष जनन अंग के पार्ट हैं। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि हमारा जो महिला और पुरुष जनन अंग हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव के शरीर में लिम्फ का कार्य क्या है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि लिम्फ एक प्रकार का हमारा तरल पदार्थ है जो कि आपको लिम्फेटिक सिस्टम में देखने को मिलेगा। और आपने लिम्फोसाइट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसे हम लोग WBC भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो आपकी लिम्फ यानी कि लसिका होती है उसमें हमारे WBC का निर्माण भी होता है, और इसके अलावा जो भी आपके पैथोजन बाहर से एंटर करते हैं शरीर में, उनसे ये आपके शरीर की रक्षा भी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिए गए थे, जिन ऑप्शन में आपको पौधे के द्वारा जो आयन और जल को अवशोषित किया जाता है उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पौधों की जड़ें होती हैं वो आपके आयन और जल इनको अवशोषित करती हैं, और इसी से रिलेटेड यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में परिवहन की डिमेरिट है। क्या पूछा गया था, पौधों में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है इसकी डिमेरिट क्या है, यानी कि इसकी अनुपयोगिता क्या है या इससे नुकसान क्या होता है, ये पूछा गया था। तो इसका भी उत्तर मुझे नहीं मिला है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इस प्रकार से आपके सामने जो हमारा पूरा पाचन सिस्टम है इसका इमेज दिया गया था, और आपसे पूछा गया था कि इसमें से किस स्थान पर आपका पाचन नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भोजन का जो पाचन है वो आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फूड पाइप की या फिर इथोपैगस की, जिसे हम लोग ग्रास नली भी कहते हैं, तो इसमें आपके किसी प्रकार का भी पाचन नहीं होता है, मुंह में होता है। आमाशय आपका हो गया, उसके बाद में आपकी आंत हो गई, छोटी आंत, यहाँ पर मुख्य रूप से पाचन होता है। पाचन तंत्र में जो हमारे अंग आते हैं इसमें आपका आहार नाल है, मुख गुहा हो गया, ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार है। सहायक पाचन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, ये आपकी सहायक पाचन ग्रंथियां हैं। फिजिक्स से एक प्रश्न पूछा गया था
कि यदि आपके पास में एक हीटर है जिसकी क्षमता 1100 वाट है और यहाँ पर वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो फिर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर बताना था। आप सभी को पता होगा कि पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई बहने वाली धारा। तो यहाँ पर हम लोग I की जगह पर V बाई आर को पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सीधे वैल्यू रखेंगे तो 220 बाई 220 डिवाइडेड बाई 1100 हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी 44 ओम। अगला प्रश्न पूछा गया कि 15 सेंटीमीटर वाला एक गोला है जिसको काट कर आप लोग उत्तल दर्पण बनाते हैं, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए सिंपल सा प्रश्न है। अगर ये आपका जो गोला है इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब जो इसका पूरा लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और इसे आप लोग एक दर्पण बनाते हैं, तो उस स्थिति में जो वक्रता त्रिज्या है वो हमारी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब हम लोग बात करते हैं फोकस दूरी की तो ये r डिवाइडेड बाई 2 होता है। r आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 और 15 फोकस दूरी आपकी माइनस ही होगी, उत्तल है अच्छा हाँ प्लस होगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो इसीलिए फोकस दूरी आपकी हो जाएगी पॉजिटिव में। अगला प्रश्न पूछा गया कि 16 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखने पर प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर अभी तक आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा। देखिए जब हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं तो फोकस दूरी निगेटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव और इमेज की दूरी भी हो जाएगी निगेटिव। हमारे पास यहाँ पर लेंस फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। वैल्यू आप लोग रख देंगे, f हमारा -16। उसके बाद में अगर हम लोग u की बात करते हैं तो ये आपका -24 होगा, लेकिन एक माइनस पहले से है तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी v इक्वल टू हो जाएगा -9.6। इसका मतलब है कि इस फार्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें यहाँ पर आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन के लिए आपको पता होना चाहिए हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू। यहाँ पर आप लोग सारी वैल्यू को रखेंगे तो आपको यहाँ से h ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता चलेगी और ये हो जाएगी 0.78 सेंटीमीटर। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर इमेज का निर्माण हो रहा है वो इमेज आपके वस्तु से छोटी है। तो कुछ इस प्रकार का आपका केस होगा, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2f2 और f2 के बीच में रखा गया है और बनने वाली जो इमेज है वो f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। ये जो आपकी इमेज है ये हमारी आभासी है, छोटी है और ये आपकी f2 और o के बीच में बन रही है। केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया कि चींटी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी चींटी काटती है तो चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड और यहाँ पर जब वो काटेगी तो उसे हमें न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत होगी और इसीलिए यहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो चींटी की डंक होती है उसमें आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो आपके पीरियोडिक टेबल का 17वां समूह है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है किसी भी हमारे समूह के जो एलिमेंट हैं उनके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और 17वां समूह आपका हैलोजन फैमिली कहलाता है और इसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे देखने को मिलेंगे और इनके आखिरी कोष में आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आखिरी कोष में स्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। 17वें से पहले आपका 16वां आता है ऑक्सीजन वाला, तो इसमें आपके 6 हो जाएंगे। उससे पहले 15वां नाइट्रोजन वाला, तो इसमें 5 होते हैं। उससे पहले 14 आपका आ जाता है सल्फर वाला, तो इसमें आपको 4 देखने को मिलेंगे। फिर एल्यूमिनियम वाला आता है 13वां, जिसमें आपको 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे आखिरी कोष में। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर क्षार प्रक्रिया है। तो ऑलरेडी ये 3 बार आ चुका है, ये चौथी बार पूछा गया प्रश्न है। तो जब हमारा साधारण नमक जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है और इसी को हम लोग क्लोर क्षार रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया
कि C4- आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो देखिए C का आपके एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है एटॉमिक नंबर के। तो अगर हम लोग सीधे कार्बन एटम की बात करते हैं तो इसमें आपको 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। C4- इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन को यहाँ पर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो प्रोटॉन की संख्या अभी भी आपके फिक्स होगी, 6 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको मिल गए हैं, तो इसकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 10। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पीएच मान के विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। देखिए नीला लाल हो रहा है, यानी कि अनिल से अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा अम्ल होता है ये नीले को कर देता है लाल में। तो नीले से लाल होने के लिए यहाँ पर जो लिटमस पेपर होना चाहिए उसको हम लोग ले जाएंगे पीएच मान जिसका 7 से कम हो। तो ये सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे, 7 न्यूट्रल हो जाएगा, 9 आपका क्षारीय है, 8 भी क्षारीय है, 5 वाला हमारा हो जाएगा बेसिक यानी अम्लीय। तो इसलिए अगर किसी पीएच विलयन का जो मान मतलब किसी विलयन का जो पीएच मान है वो 5 है और उसमें हम लोग नीला लिटमस पेपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा लाल। फिर एक प्रश्न आपके अवक्षेपण अपक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से पूछा गया था। तो ये आपका एक उदाहरण है। देखिए जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ में अपक्रिया करता है तो यहाँ पर आपका AgCl नाम का प्रेसिपिटेट बनता है। ध्यान रखिएगा जब भी कोई कंपाउंड हमारा बन रहा है उसके सामने तीर ऊपर की ओर हो तो इसका मतलब वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर तीर इसमें नीचे की ओर लगाया गया हो तो इसका मतलब है इसके द्वारा प्रेसिपिटेट बनाया जा रहा है। और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक हमारा कोई सॉलिड कंपाउंड बन रहा है जो कि आपके पानी में मिले नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, वैसे ये उदासीनीकरण की भी अपक्रिया है। तो ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो MgCl2 बनाता है और यहाँ से आपका पानी निकल जाता है बाहर। हालांकि ये प्रेसिपिटेशन नहीं है, ये हटा दीजिएगा, ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पहले शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।